डियर व्यूअर्स, हमारे दृष्टि पीसीएस चैनल पर अब से हर रोज शाम 6 बजे राज्य विशेष करंट अफेयर्स देखना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे पिछले सेशन के रिकैप से। पहला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन से भारत में भूजल की कमी का परिणाम है? 1. भूमि का धंसाव, 2. भूजल का दूषित होना, 3. गंभीर सूखा, 4. सिंक होल का निर्माण। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही जवाब था 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम्स यानी GIAHS खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO की एक पहल है। 2. वर्ष 2023 को संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के तौर पर घोषित किया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रोजेक्ट स्वदेश का सबसे उपयुक्त वर्णन करता है? इसका सही जवाब था न्यूरोलॉजिकल विकारों के प्रबंधन के लिए लॉन्च किया गया एक डेटाबेस। अगला प्रश्न था, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्ट एंड रिसर्च यानी SAFAR के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है। 2. यह तापमान, UV विकिरण और सौर विकिरण जैसे मौसम के मापदंडों की निगरानी करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 2। अगला प्रश्न था, म्यूटेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. जब कोई वायरस म्यूटेट होता है तो वह हमेशा अपना क्लोन बनाता है। 2. नए म्यूटेशन वाले वायरस को कभी कभी वेरिएंट कहा जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 2। अगला प्रश्न था, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. शांता कुमार समिति ने कहा था कि किसानों को MSP का केवल 6% ही प्राप्त हो सका है। 2. कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी CACP ने किसानों को MSP पर बेचने का अधिकार प्रदान करने वाला कानून बनाने का सुझाव दिया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से किसने ट्विटर के नए CEO के रूप में जैक डॉर्सी की जगह ली है? इसका सही जवाब था पराग अग्रवाल। अगला प्रश्न था, जल जीवन मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसमें प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति की परिकल्पना की गई है। 2. यह एक समुदाय आधारित परियोजना है जिसे 2024 तक पूरा किया जाना है। 3. इस योजना के लिए लगभग 3 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? इसका सही जवाब था 1, 2 और 3। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. टॉल्स्टॉय फार्म दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा बनाया गया पहला आश्रम था। 2. 1936 में वर्धा में सेवाग्राम आश्रम की स्थापना हुई थी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही नहीं है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1। अंतिम प्रश्न था, बांग्लादेश में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. बांग्लादेश ने 2021 के अपने बजट में ट्रांसजेंडर समुदाय को रोजगार देने वाली कंपनियों के लिए प्रोत्साहन की घोषणा की है। 2. वर्ष 2000 में बांग्लादेश सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को मान्यता दी थी। 3. उन्हें अभी तक वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. प्राथमिक गतिविधियों में कार्यरत लोगों को ब्लू कॉलर वर्कर कहा जाता है। 2. परंपरागत तौर पर महिलाओं के काम के रूप में माने जाने वाले क्षेत्रों में कार्य करने वाले वर्कर को पिंक कॉलर वर्कर कहा जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2।
एक हालिया सर्वेक्षण में पाया गया है कि 2020 में लॉकडाउन के दौरान नौकरी गंवाने वाले लोगों में अधिकांश लोग ब्लू कॉलर वर्कर रहे। प्राथमिक गतिविधियों में लगे लोगों को उनके काम की बाहरी प्रकृति के चलते रेड कॉलर वर्कर कहा जाता है। द्वितीयक यानी माध्यमिक गतिविधियों में लगे लोगों को ब्लू कॉलर वर्कर कहा जाता है, इसलिए कथन 1 गलत है। तृतीयक क्षेत्र की नौकरियों को व्हाइट कॉलर जॉब कहा जाता है। पिंक कॉलर वर्कर वह होता है जो एक ऐसे काम में लगा होता है जिसे पारंपरिक तौर पर महिलाओं का काम माना जाता है, इसलिए कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश भारत की संचित निधि से दी जाने वाली पेंशन के हकदार हैं। 2. संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष निर्धारित की गई है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। हाल ही में लोकसभा में उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय वेतन एवं सेवा शर्तें संशोधन विधेयक 2021 पेश किया गया। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों को वेतन एवं भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। मुख्य न्यायाधीश सहित राज्य उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। उच्चतम न्यायालय और सभी उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीश पेंशन के हकदार हैं। इसे भारत की संचित निधि से दिया जाता है, इसलिए कथन 1 सही है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक हो, वह कम से कम 5 साल के लिए किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए, या उसे 10 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय या विभिन्न न्यायालयों में मिलाकर का अधिवक्ता होना चाहिए, या उसे राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता होना चाहिए। संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की गई है, इसलिए कथन 2 गलत है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न है, उज्ज्वला 2.0 योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसके तहत गरीबी रेखा से नीचे यानी BPL में रहने वाले परिवारों को जमा मुक्त LPG कनेक्शन के साथ पहली रिफिल और एक हॉट प्लेट निःशुल्क प्रदान किया जाता है। 2. ग्रामीण विकास मंत्रालय इस योजना को लागू करने वाला नोडल निकाय है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। एक RTI याचिका में पाया गया है कि 2019 के आम चुनाव से ठीक पहले ग्रामीण परिवारों को LPG कनेक्शन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत नए वितरण में तेजी देखी गई। उज्ज्वला 1.0 के तहत मार्च 2020 तक गरीबी रेखा से नीचे यानी BPL परिवारों की 50 मिलियन महिलाओं को LPG कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य था। उज्ज्वला 2.0 के तहत लाभार्थियों को अतिरिक्त 10 मिलियन LPG कनेक्शन प्रदान किए गए। इसके तहत गरीबी रेखा से नीचे यानी BPL में रहने वाले परिवारों या लाभार्थियों को जमा मुक्त LPG कनेक्शन के साथ पहली रिफिल और एक हॉट प्लेट निःशुल्क प्रदान किया जाता है, इसलिए कथन 1 सही है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय यानी MOPNG उज्ज्वला योजना को लागू करने वाला नोडल निकाय है, इसलिए कथन 2 गलत है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न है, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट यानी ZED योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इस योजना में जीरो इफेक्ट शून्य वायु प्रदूषण, शून्य तरल निर्वहन और शून्य ठोस अपशिष्ट को संदर्भित करता है। 2. इसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB द्वारा लॉन्च किया गया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। हालिया आंकड़ों के मुताबिक जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट यानी ZED के उद्देश्य से लगभग 23,948 सूक्ष्म लघु और मध्यम आकार के उद्यमों
यानी MSMEs ने पंजीकरण कराया है। 2016 में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट यानी ZED स्कीम लॉन्च की गई थी, इसलिए कथन 2 गलत है। यह योजना एकीकृत और व्यापक प्रमाणन प्रणाली के तौर पर है। इसके तहत विभिन्न उत्पादों और प्रक्रियाओं में उत्पादकता, गुणवत्ता, प्रदूषण शमन, ऊर्जा दक्षता, वित्तीय स्थिति, मानव संसाधन एवं डिजाइन और बौद्धिक संपदा अधिकार सहित तकनीकी गहराई का दृष्टिकोण शामिल है। इसका मिशन जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट के सिद्धांतों के आधार पर भारत में ZED संस्कृति को विकसित और क्रियान्वित करना है। जीरो डिफेक्ट यह उत्पादों के मानकों या नियमों के अनुरूप और अपशिष्ट रहित होने को संदर्भित करता है। जीरो इफेक्ट यह वायु प्रदूषण रहित, जीरो तरल निर्वहन और जीरो ठोस अपशिष्ट सहित प्राकृतिक संसाधनों के अपव्यय न होने को संदर्भित करता है, इसलिए कथन 1 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत में केवल क्रमशः 1972 और 2002 के अधिनियमों के तहत 2 बार यानी 1973 और 2002 में परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। 2. परिसीमन आयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और भारत के निर्वाचन आयोग के सहयोग से कार्य करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। परिसीमन का शाब्दिक अर्थ है किसी देश या प्रांत में विधायी निकाय वाले क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा तय करने की क्रिया या प्रक्रिया। परिसीमन का काम एक उच्चाधिकार निकाय को सौंपा जाता है। ऐसे निकाय को परिसीमन आयोग के तौर पर जाना जाता है। प्रत्येक जनगणना के बाद भारतीय संसद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत एक परिसीमन अधिनियम लागू किया जाता है। इसके पश्चात राष्ट्रपति द्वारा परिसीमन आयोग को नियुक्त किया जाता है। यह भारत के निर्वाचन आयोग के सहयोग से काम करता है, इसलिए कथन 2 सही है। परिसीमन आयोग एक उच्चाधिकार निकाय है जिसके आदेशों को कानून के तहत जारी किया जाता है और इन्हें किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। बात करें संरचना की तो सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त, संबंधित राज्य के चुनाव आयुक्त। भारत में परिसीमन आयोगों का गठन 4 बार किया गया है। 1952 में परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 के अधीन, 1963 में परिसीमन आयोग अधिनियम 1962 के अधीन, 1973 में परिसीमन अधिनियम 1972 के अधीन और 2002 में परिसीमन अधिनियम 2002 के अधीन, इसलिए कथन 1 गलत है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इंडिया यंग वाटर प्रोफेशनल प्रोग्राम ऑस्ट्रेलिया और भारत का एक संयुक्त कार्यक्रम है। 2. इसे राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना यानी नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया गया है। 3. राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना विश्व बैंक समर्थित एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 1 और 3, या फिर 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा इंडिया यंग वाटर प्रोफेशनल प्रोग्राम का पहला संस्करण लॉन्च किया गया है। यह ऑस्ट्रेलिया और भारत का एक संयुक्त कार्यक्रम है, इसलिए कथन 1 सही है। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के तहत शुरू किया गया है। इसे ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाटर सेंटर, ऑस्ट्रेलियाई और भारतीय विश्वविद्यालयों का एक कंसोर्टियम द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा, इसलिए कथन 2 सही है। 2016 में राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना जल शक्ति मंत्रालय द्वारा केंद्रीय क्षेत्र की योजना के तौर पर शुरू की गई थी। यह विश्व बैंक द्वारा समर्थित एक योजना है, अतः कथन 3 भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3, यानी सभी कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. चालू वित्त वर्ष यानी 2021 से 22 की दूसरी तिमाही के दौरान विनिर्माण उत्पादन में 5.5% की वृद्धि हुई है। 2. चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में भारत की GDP में दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज वृद्धि दर्ज हुई है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों।
चालू वित्त वर्ष यानी 2021 से 22 की दूसरी तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज वृद्धि दर्ज हुई है। इसलिए कथन 2 सही है। किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी कहते हैं। हाल ही में जारी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश की जीडीपी में एक साल पहले की तुलना में 8.4% की वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ के आंकड़ों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में विनिर्माण क्षेत्र का उत्पादन 5.5% बढ़ा, जबकि इसी अवधि में निर्माण क्षेत्र में 7.5% की वृद्धि हुई। इसलिए कथन 1 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, बांध सुरक्षा विधेयक 2019 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह विधेयक देश भर के सभी निर्दिष्ट बांधों की निगरानी, निरीक्षण, संचालन और रखरखाव का प्रावधान करता है। 2. इन बांधों में 15 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले बांध या 10 से 15 मीटर की ऊंचाई के विशिष्ट डिजाइन और स्ट्रक्चर वाले बांध शामिल हैं। 3. इस विधेयक के तहत अपराधों के फलस्वरूप 5 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3 या फिर केवल 1? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। हाल ही में राज्यसभा में बांध सुरक्षा विधेयक 2019 पेश किया गया। जान लेते हैं बांध सुरक्षा विधेयक 2019 के बारे में। इस विधेयक का मकसद राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर एक व्यापक संघीय संस्थागत ढांचे की मदद से भारत में बांध संबंधी जोखिमों से निपटना है। इसके तहत बांध सुरक्षा के लिए समितियों और प्राधिकरणों को शामिल करने का प्रावधान है। यह देश भर में सभी निर्दिष्ट बांधों की निगरानी, निरीक्षण, संचालन और रखरखाव का प्रावधान करता है। अतः कथन 1 सही है। इन बांधों में 15 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले बांध या 10 से 15 मीटर की ऊंचाई के विशिष्ट डिजाइन और स्ट्रक्चर वाले बांध शामिल हैं। इसलिए कथन 2 भी सही है। यह 2 राज्य स्तरीय निकायों, राज्य बांध सुरक्षा समिति और राज्य बांध सुरक्षा संगठन की स्थापना भी करता है। विधेयक की अनुसूची में राष्ट्रीय निकायों और राज्य बांध सुरक्षा समिति के कार्यों का उल्लेख है। इन अनुसूचियों में सरकारी अधिसूचना द्वारा संशोधन किया जा सकता है। इस विधेयक के तहत अपराधों के फलस्वरूप 2 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इसलिए कथन 3 गलत है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है, सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसकी स्थापना 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद हुई थी। 2. यह रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही नहीं है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, यानी दोनों कथन गलत हैं। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ आज अपना 57वां स्थापना दिवस मना रहा है। जान लेते हैं सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के बारे में। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद इसका गठन किया गया था। इसलिए कथन 1 गलत है। यह गृह मंत्रालय यानी एमएचए के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। इसलिए कथन 2 भी गलत है। बीएसएफ का आदर्श वाक्य जीवन पर्यंत कर्तव्य है। यह भारत के 7 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है। अन्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में शामिल है असम राइफल्स यानी एआर, भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी और सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी। इसके लगभग 2.65 लाख जवान पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमाओं पर तैनात हैं। यह भारतीय सेना के साथ भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा, भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा, एलओसी यानी नियंत्रण रेखा पर और नक्सल विरोधी अभियानों के लिए तैनात है। इसके तहत एयर विंग, मरीन विंग, आर्टिलरी रेजिमेंट तथा कमांडो यूनिट भी शामिल है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, महापरिनिर्वाण दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह हर साल 6 दिसंबर को मनाया जाता है। 2. इसे डॉक्टर BR अम्बेडकर की पुण्यतिथि के तौर पर मनाया जाता है। 3. चैत्य भूमि यानी दादर मुंबई BR अम्बेडकर का समाधि स्थल है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं?
केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3 या फिर केवल 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3, यानी सभी कथन सही हैं। महापरिनिर्वाण दिवस, यह हर साल 6 दिसंबर को मनाया जाता है, इसलिए कथन 1 सही है। यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है, अतः कथन 2 सही है। परिनिर्वाण बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांतों और लक्ष्यों में से एक माना जाता है। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है मृत्यु के बाद मुक्ति या मुक्ति। बौद्ध ग्रंथ महापरिनिर्वाण सूत्र के मुताबिक भगवान बुद्ध की 80 वर्ष की आयु में मृत्यु को मूल महापरिनिर्वाण माना जाता है। एक बौद्ध लीडर के रूप में होने के चलते अंबेडकर की पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में जाना जाता है। चैत्य भूमि मुंबई के दादर में स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का समाधि स्थल है, इसलिए कथन 3 भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। अंतिम प्रश्न है, खबरों में रहा ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन यानी JCPOA निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? PM 2.5 और PM 10 को नियंत्रित करने की योजना, ऑकस का मुकाबला करने का एक प्लान, एक परमाणु समझौता या फिर प्रवाल भित्तियों को संरक्षित करने संबंधी एक योजना? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक परमाणु समझौता। हाल ही में ऑस्ट्रिया के वियना में ईरान परमाणु समझौते को पुनः बहाल करने के लिए वार्ता फिर से शुरू हुई है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका, ईरान, यूरोपीय शक्तियों और चीन के बीच 7वें दौर की बैठक है। जान लेते हैं ईरान परमाणु समझौते के बारे में। इसे जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन यानी JCPOA के तौर पर भी जाना जाता है। JCPOA ईरान और P5+1+EU यानी चीन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के बीच 2013 और 2015 की लंबी बातचीत का परिणाम था। इस समझौते के तहत ईरान के परमाणु संवर्धन कार्यक्रम को सीमित करने के बदले उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों में कुछ छूट दी जानी थी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा साल 2018 में इस समझौते से बाहर निकलने की घोषणा की गई, अतः विकल्प सी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, एक परमाणु समझौता। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। सुर्खियों में रही फिएट मनी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बिना वस्तु मान यानी इंट्रिंसिक वैल्यू की मुद्रा, IMF के पास फॉरेक्स रिजर्व, कमोडिटी मुद्रा या फिर IMF में रिजर्व कोटा? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।